हो जाए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा है कि ये सारे टर्म्स किस में है भाई, एपी में। 5th 9th और 16 टर्म एपी का लिया गया है, यानी एपी का 5th टर्म, एपी का 9th टर्म और एपी का 16 टर्म, ये तीनों टर्म जीपी में है। तो ऑब्वियसली जीपी का कॉमन रेशियो होगा वो T9/T5 होगा, या फिर वो T16/T9 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब एक रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कि अगर A/B C/D के बराबर है, तो यही रेशियो A-C B-D के बराबर होता है, या यही A+C B+D के बराबर होता है। ये एक रेशियो की प्रॉपर्टी है, सही है। एक तो ये रिजल्ट आप यूज करते हैं रेशियो में, या एक रेशियो का रिजल्ट और होता है कि अगर A/B C/D के बराबर है, तो आप कहते हैं कि A+B/A-B इक्वल टू C+D/C-D होगा, दैट इज कंपेंडो डिवेंडो। ये दूसरा, ये दो रेशियो के रूल ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपका कैलकुलेशन हमेशा बच जाएगा। आप ध्यान से देखो, इसका मतलब ये T9 माइनस T16 अपॉन T5 माइनस T9 के बराबर होगा। ये कितना आया? 7/4, यही क्यू होगा। अरे हाँ या ना, 2 लाइन का सवाल था। दिखा भाई। भाई एपी के दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो तो इंटू डी होता है ना, डी और डी कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो जो कॉमन रेशियो है वो सीधा 7/4 के बराबर आ जाएगा। कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया है कि नहीं, बताओ भाई। दिखा? तो बस के लिए आपको बस ये दो रूल ध्यान रखने थे कि अगर A/B C/D के बराबर है तो सेम रेशियो होता है। दोनों को ऐड कर दो तो भी सेम रेशियो आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी सेम रेशियो आएगा, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो वो चीज एकदम सेम होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप वो चीज सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे इसका यूज इतना आसान क्यों है, जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसा होता कि sin² x/2 इक्वल टू cos²x/3, ऐसे लिखा होता, और आपसे पूछा गया होता sin² x और cos² x की वैल्यू बताओ। फाइंड sin² x एंड cos²x, तो आप क्या करते? भाई सिंपल सी बात है, sin²x/2 इक्वल टू cos²x/3 इक्वल टू 1/5 लिख देते कि नहीं? अब जैसे आप लिखते तो sin² x कितना आ जाता? 2/5, और cos² x कितना आ जाता? 3/5। आप ऐसे भी कर सकते हो। खैर इसमें कैलकुलेशन इतना है नहीं, एक्चुअली। आप वो sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 लैम्डा के टर्म में रिड्यूस कर सकते हो, बट रेशियो वाली जो टेक्निक थी वो मैंने आपको समझाई कि A+B C+D। समझ गए? अगर आप ऐसे ए और आर एज्यूम करके करोगे तो फालतू में फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं? गुड। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन में अगर आप एपी को जानते हैं, एपी में क्या होता है, एपी कैसे चलती है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। वरना इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा सा फंसा देंगे। आंसर तो खैर इसका निकाल लेंगे, इतना टफ नहीं है, बट इसमें भी आप कैलकुलेशन आराम से फंसा देंगे। एक्चुअली होता क्या है, एपी में, एपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप एक टर्म से दूसरे टर्म में जाते हैं तो हर बार डी का गैप लेते हैं। मतलब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी डी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हर में डी का गैप चलता है कि नहीं? ये था सिचुएशन। तो यानी कि हम ऐसे समझें कि इवन प्लेस से अगर हम ऑड प्लेस पे जा रहे हैं, या ऑड से इवन प्लेस पे आ रहे हैं, तो हर बार डी का गैप ले रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात ये थी कि r इक्वल टू 1 से लेके 50a टू r माइनस r इक्वल टू 1 से 50a टू r माइनस 1, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, ये जो सीरीज बनेगी ये बनेगी 50 टाइम्स ऑफ हर बार दोनों का डिफरेंस, तो वो डी के बराबर आ जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा माइनस बीटा बाई 50। समझ गए कि नहीं? चलो ये चीज अगर ऐसे डायरेक्ट, वैसे तो ये चीज डायरेक्ट रिकॉल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती तो ये तो समझ रहे होगे ना। जैसे इसने किया A2 A4 A6 A50 इसको लिखते, और A1 A3 A5 से लेके A99 इसको लिखते। ये तो समझ रहे होंगे ना सब लोग। और अब दोनों को माइनस कर देते तो अब ये फीलिंग आ जाती, वही इवन और ऑड वाली चीज माइनस की है। तो अब यहाँ से ये A2 माइनस A1 डी आ जाता है, ये भी डी आ जाता है, ये भी डी आ जाता है, तो ये डी 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 कितनी बार आ जाते हैं?
50 टाइम्स, ऐसे भी समझ सकते हो। तो भी ये डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, अल्फा माइनस बीटा बाई 50। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना, किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आ रहा हो तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करेगा, बोलो। चलो अब ये क्वेश्चन कराया है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन ही था, बस इसमें एपी की जगह जीपी और कॉमन रेशियो पूछ लिया गया। अब जरा आंसर सोचो जल्दी। फाइंड कॉमन रेशियो। अब तो टेक्निक आनी चाहिए आपको कि जीपी में होता क्या है जब हम इवन से ऑड में जाते हैं। मतलब अगर आप कॉमन सेंस पे चलो कि A1, A2, A3, A4 से लेके A99, A100, ये सारे टर्म्स किस में है, जीपी में है। तो सोचो आप यहां से यहां जाओगे तो आर मल्टीप्लाई करोगे, यहां से यहां जाओगे तो भी आर मल्टीप्लाई, यहां से यहां जाओगे तो आर मल्टीप्लाई, यहां से यहां जाओगे तो हर बार आप आर मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं, सोच के बताओ। इसका मतलब इवन, अगर आप ऑड प्लेस से इवन प्लेस पे जा रहे हो, ऑड प्लेस से इवन प्लेस पे जा रहे हो, ऑड प्लेस से इवन प्लेस पे जा रहे हो तो आर मल्टीप्लाई करो, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर r इक्वल टू 1 से लेके 50 a टू r में हम r कॉमन कर लें, मतलब r कॉमन रेशियो वाला r, समझ रहे हो कि नहीं, तो r इक्वल टू 1 से लेके 50, ये r कॉमन रेशियो है, ये a टू r माइनस 1 बन जाएगा कि नहीं, बताओ। दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो इसका मतलब r इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बाई बीटा। क्या ये बात समझ गए कि नहीं। क्या अब ये बात क्लिक हुई सबको कि नहीं हुई, बताओ। नहीं हो रही है अभी भी। भाई यही तो हमने किया ना, A2 प्लस A4 से लेके A100 था, सब में से हमने R कॉमन किया तो ये A1 बन गया ना। नहीं समझ रहे हो अब, बोलिए भाई, क्लियर हुआ। तो जीपी और एपी में क्या डिफरेंस, मतलब कैसे चीजें चलती हैं, ये बात समझ में आई, यही चीज समझने वाली थी। जीपी से पहले एक चीज और समझ लो जिसका यूज हो जाता है कभी कभी। अगर ए बी सी जो है वो एपी में है, तो आपने पढ़ा ना कि a माइनस बी और b माइनस सी सेम होते हैं, तो इसको हम a बाई ए लिखते हैं। अगर ए बी सी जीपी में है, ठीक है ना, तो a माइनस बी और b माइनस सी का रेशियो आप a बाई बी लिखते हो। और अगर ए बी सी एच पी में है तो यही सेम a माइनस बी बी माइनस सी का रेशियो आप a बाई सी लिखते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब ए पी में 1:1 होता है तो a बाई ए लिख देते हैं, यहाँ पे a बाई बी आता है क्योंकि ये रेशियो 1/r के बराबर आता है, यहाँ पर ये रेशियो a बाई सी के बराबर आता है। लॉजिक एकदम सिंपल सा है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मतलब समझाने की बात करूं तो अगर एपी है तो आप बोलते हैं ना बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से दिख रहा है ना कि a माइनस बी और b माइनस सी 1 के बराबर है, और 1 को ही a बाई ए लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आप a माइनस बी अपॉन b माइनस सी करोगे, यही तो है, तो आप इसको क्या लिखोगे, a माइनस ए आर अपॉन ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, तो ये 1/r आएगा। और 1/r को ही आप क्या लिख सकते हो, a बाई ए आर, मतलब a बाई बी। अच्छा अगर यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप कहोगे कि ए बी सी जो है वो एच पी में है, तो इसका मतलब 1/b माइनस 1/a जो है वो 1/c माइनस 1/b के बराबर होगा। तो a माइनस बी बाई ए बी इक्वल टू b माइनस सी बाई बी सी होगा, b b कैंसिल, तो a माइनस बी अपॉन b माइनस सी जो है वो a बाई सी के बराबर आएगा कि नहीं, यही चीज है। तो बस ये ध्यान रखना है। इसका यूज जनरली कई बार कैलकुलेशन रिड्यूस करने में हो जाता है कि अगर एबीसी एपी में हो तो क्या करेंगे, अगर एबीसी जीपी में हो तो ए माइनस बी बी माइनस सी का रेशियो क्या होगा, अगर एचपी में होंगे तो ए माइनस बी बी माइनस सी का रेशियो क्या होगा। तो कई बार कैलकुलेशन रिड्यूस करने में ये चीज यूज हो जाती है कि अगर ऐसा है तो आप ये चीज सोचकर ऐसे लिख सकते हैं। तो कई बार आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से। तो ये चीज ऐसे आपको पता होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा यूज
ये हो गया एजीपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा होता क्या, नाम से जैसे पता है कि दो दो का टर्म का प्रोडक्ट हो रहा होगा, एक टर्म एपी में चल रहा होगा और एक टर्म जीपी में, सिंपल। मतलब टी वन डैश, टी टू डैश, टी थ्री डैश एंड सो ऑन, टी एन डैश ऐसे चल रहा होगा। तो ये जो T1 T2, अगर हम पहले वाले की बात करें T1 T2 T3 Tn, ये सारे टर्म्स किस में होंगे, एपी में चल रहे होंगे। और अगर हम दूसरे वाली सीरीज की बात करें T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश, Tn डैश, ये सारे टर्म्स किस में चल रहे होंगे, जीपी में चल रहे होंगे। तो दो दो टर्म का प्रोडक्ट हो रहा होगा, एक टर्म एपी में मूव कर रहा होगा और एक टर्म जीपी में। अगर ऐसा है तो उस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो nth टर्म निकालना, तो ऑब्वियसली nth टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, अगर हमें nth टर्म चाहिए तो nth टर्म के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे इसका nth टर्म ऑफ एपी एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो जो एपी वाली सीरीज का nth टर्म होगा, जो जीपी वाली सीरीज का nth टर्म होगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको इसका nth टर्म मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जीपी का इन्वॉल्वमेंट है तो सम निकालने के लिए जीपी का सम निकालने का जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो लगाते हैं। तो बस एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे। इस पर इन दो क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि जीपी का इन्वॉल्वमेंट है तो इसलिए एक इनफाइनाइट एजीपी और बन जाएगी, तो उसमें इनफाइनाइट सीरीज का सम लगा देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज, पहले तो यही क्वेश्चन देख लो, फिर इसी में इनफाइनाइट कर देंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ऐसे निकालना है किसका, 1+4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली एन टर्म्स का सम निकालना है, तो सबसे पहले nth टर्म आप निकालेंगे। तो अगर हम इसका nth टर्म आपसे पूछें तो क्या लिखोगे आप, nth टर्म बताओ। सबसे पहले आप इसका nth टर्म लिखोगे, तो nth टर्म अगर आपसे पूछे तो इसमें दो दो सीरीज चल रही कि नहीं, 1 into 1, 1/5 into 4, 1/5 स्क्वायर into 7, 1/5 क्यूब into 10 एंड सो ऑन। तो एक सीरीज एपी चल रही है 1 4 7 10, और एक सीरीज जीपी चल रही है 1/5 तो एपी का nth टर्म उठा के लिख दो, जीपी का nth टर्म उठा के लिख दो, और दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, nth टर्म आ गया। तो एपी का nth टर्म कितना आएगा बताओ, a+n-1 into d। तो क्या वो nth टर्म 3n, बोलिए, क्या वो nth टर्म 3n-2 आ रहा है, चेक करिए जरा। अरे हाँ है ना। जीपी का नेट टर्म क्या आएगा, ए आर की पावर n-1, तो 1/5 की पावर n-1 आएगा, बोलो। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ए जीपी का नेट टर्म आ जाएगा। अच्छा, चूंकि ए जीपी का सम आपको निकालना है, तो उसका सम निकालने का टेक्निक एकदम सिंपल है, जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं। अगर इसमें nth टर्म की बात है तो पहले nth टर्म तक लिखना आपको आना चाहिए, फिर जीपी का जो कॉमन रेशियो है 1/5 उससे मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट कर दो। तो जैसे एक टर्म शिफ्ट करोगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1/5, 4 क्या बन जाएगा, 4/5 स्क्वायर, 7/5 स्क्वायर, 7/5 क्यूब एंड इससे 3 डिफरेंस पे एक पहला टर्म आएगा, वो ये बन जाएगा, और ये वाला टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 5 की पावर n। सम निकालने की यही टेक्निक है, टेक्निक समझ लीजिए। अब जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, बात हो गई खत्म। 4SN/5 इक्वल टू 1+3/5, 3/5 स्क्वायर, 3/5 क्यूब एंड सो ऑन, 3/5 की पावर n-1, और ये टर्म एक्स्ट्रा में आएगा 3n-2/5 की पावर n। अच्छा, हर बार यहां से लेके यहां तक के सारे टर्म्स हमेशा जीपी में आएंगे, और ये कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स। सोच के देखो भाई, यहां से एक टर्म छोड़ के n-1 टर्म्स का ही तो डिफरेंस लिया गया है, तो ये कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स होंगे। अब बस इसका सम निकाल के रख देना है हमें। तो 1+a 1 - r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 - r, और यही सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई, तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें बताओ। तो 1+3/4 -3/4 into 5 की पावर n-1
-3n-2/5 की पावर n, तो ये बन गया 7/4 इंटू 5/4 -15/16 इंटू 5 की पावर n -1 माइनस 3n-2/5 की पावर n-1 इंटू 4। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, थोड़ा सा और अगर एडजस्ट करके लिखना हो, यही आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो या कोई चीज ना समझ में आ रही तो बताएं। तो nth टर्म के लिए सिंपल ये काम करना। अच्छा, अगर यहीं पे इनफाइनाइट सीरीज हो जाती, अगर यहीं पे सम आपको इनफाइनाइट एजीपी का निकालना होता, तो बस डिफरेंस कहाँ हो जाता, यहीं पे अगर आपको इनफाइनाइट एजीपी का सम निकालना होता, अगर यहीं पे इनफाइनाइट एजीपी होती तो डिफरेंस कहाँ हो जाता भाई, सिंपल हो जाता 1 + 4/5 7/5 स्क्वायर, सही है ना, 10/5³ एंड सो ऑन। अब तो nth टर्म निकालने की जरूरत है नहीं, सीधा कॉमन रेशियो लेते और उससे क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो 1/5 4/5 स्क्वायर 7/5³ एंड सो ऑन, और सीधा इसको क्या कर देते, डिफरेंस ले लेते। जैसे डिफरेंस लेते 4s/5 इज इक्वल टू 1 + 3/5 3/5 स्क्वायर 3/5³ एंड सो ऑन। अब ये सीरीज क्या आ जाती, इनफाइनाइट जीपी आ जाती। तो 1 + 3/5 अपॉन 1 - 1/5, तो ये आ जाता 1 + 3/4 7/4। तो अब आंसर क्या आ जाता, 7/4 इंटू 5/4 35/16 आंसर आ जाता। क्या है बात, सबको समझ में आ रही है, ये बताओ मुद्दे की बात क्लियर है। तो nth टर्म में कैसे सम निकालेंगे, उसमें सबसे पहले आप nth टर्म निकाल लेंगे और फिर एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हर बार n-1 टर्म्स की जीपी आ जाएगी। कई बार ये टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा तो n टर्म्स की लिख देंगे, वो सिचुएशनली है, कैलकुलेशन बचाने का तरीका, बट इसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बट ये n-1 टर्म्स हमेशा जीपी में आएंगे, क्लियर। उसका सम निकाल के रख कैसे निकाल देंगे। अगर इनफाइनाइट आ रहा होगा तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है भाई? सिंपल है, इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है तो 3 + d/4 3 + 2d/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसी में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, तो 3/4 3 + d/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। चूंकि इनफाइनाइट है, जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ से 3s/4 आएगा, यहाँ से आएगा 3 d/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 3, s की वैल्यू कितनी दी हुई है 8/4 इज इक्वल टू 3 + d/4 अपॉन 1 - 1/4 आ जाएगा 6 3 इज इक्वल टू d/3। तो d की वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी 9, सही है। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अरे समझ गए भाई, अगले वाले का आंसर बताओ। अगले वाले का आंसर बताओ भाई। तो अगले वाले में क्या कर रहे हो, ए में लिख रहे हो तो 2 की पावर 1/3 2/3 स्क्वायर 3/3³ 4/3 की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो चल रहा होगा, बोलो। तो क्या ये एक इनफाइनाइट एजीपी है? अरे बताओ भाई, बस इसी का सम अलग से निकाल लो। क्या कहते हो, बोलो भाई। यस 3 से सर। और एक टर्म शिफ्ट कर दो। तो कहाँ खो गए थे तुम लोग, बोलिए। तो 2s/3 कितना आ जाएगा 1/3, फिर 1/3 आ रहा है क्या, 1/3³ एंड सो ऑन। तो ये सम कितना आ रहा है 1/3 अपॉन 1 - 1/3 1/2। देखो भाई,
एस की वैल्यू कितनी आ रही, 3/4 आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? तो यही आंसर आ गया, 2 की पावर 3/4। समझ में आया? यानी 8 की पावर 1/4, ऐसे समझ लो। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। समझ में आया टेक्निक की नहीं? तो इसमें भी एजीपी बन गई, क्योंकि एक टर्म एपी और एक टर्म जीपी में चल रहा है मल्टीप्लाई होके। और एजीपी का सम निकालने की टेक्निक तो है, जीपी का कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करना होता है, खत्म। तो अब इसमें सबसे पहला रूल जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब होता है आर इक्वल टू 1 से लेके एन, सिग्मा आर मतलब 1 + 2 से लेके एन तक का सम। एपी है तो एन इंटू एन प्लस 1/2, डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। बट ध्यान रखना, आर इक्वल टू 1 से शुरू होना चाहिए। सिग्मा एन स्क्वायर मतलब आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का सम। ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसके बाद सिग्मा एन क्यूब मतलब आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर क्यूब का सम, मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब से लेके कहाँ तक, एन क्यूब तक का सम। ये होता है एन इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। फिर होता है सिग्मा n की पावर 4। इसका यूज बहुत ही कम होता है, बट पता होना चाहिए आपको। आर इक्वल टू 1 से r की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 से लेके n की पावर 4। ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 इंटू 3n² - 3n+1 होल डिवाइडेड बाई 30। तो ये सारे रिजल्ट होते हैं जो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूज करते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वो सारे रिजल्ट हैं जो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूज करते हो और अपना आंसर सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखते हो। उसका लॉजिक सिंपल सा है। जैसे मान लो हमसे कहीं कहा गया कि r इक्वल टू 1 से लेके 10, r+1 का सम बताओ। तो ऑब्वियसली r इक्वल टू 1 से लेके 10 r अलग करोगे, और r इक्वल टू 1 से लेके 10 1 अलग करोगे, 1 1 1 1 1 10 हो जाएगा। और r सीधा सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो 10 इंटू 11/2 प्लस 10, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। यही टी आर की तरह ट्रीट हो गया। मेरी बात सुन रही? यानी सिग्मा का एक रूल हमने सीखा ना, कि अगर r इक्वल टू ए से लेके बी तक जा रहा हो और यहाँ पे एफ ऑफ आर लिखा हो, तो आर की वैल्यू 1/1 वेरी कराते हैं। तो एफ ऑफ ए, इसके बाद एफ ऑफ a+1, फिर एफ ऑफ a+2 से लेके लास्ट टर्म कहाँ तक जाता है, एफ ऑफ बी तक, कंजिक्यूटिव। और एक सिग्मा का रूल और होता है कि अगर r इक्वल टू बी से एफ ऑफ आर प्लस माइनस जी ऑफ आर लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। और अगर इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये सब एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो बस लिख लिख लो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ये काम आप ऐसे करते हैं। सही है ना? अच्छा, इसी में एक साइन पाई साइन भी आता है। तो पाई, जैसे सिग्मा साइन का मतलब होता है सम, पाई साइन का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो आर इक्वल टू बी से अगर कहीं पाई साइन एफ आर में लिखा हो, ये साइन कहीं लिखा मिले, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ ए+1, एफ ऑफ a+2 से लेके एफ ऑफ बी तक के सारे टर्म्स का प्रोडक्ट। समझ में आया? तो अगर इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और फिर ये एफ आर है, और ये कहीं डिवाइड है जी आर, या मल्टीप्लाई या डिवाइड है, और फिर आप यहीं पे बात कर रहे हैं आर इक्वल टू ए से लेके बी की, तो ऑब्वियसली के, तो के जितना भी ये टर्म्स होंगे उतने टाइम्स क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म्स कितने होंगे, b - a टर्म्स होंगे ना। बोलो भाई। तो b - a+1 टाइम्स ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक बार एफ आर में लग जाएगा ये। अरे हाँ या ना? और एक बार ये किस में लग जाएगा, जी आर में, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है सिग्मा में। तो इसको सिग्मा और पाई साइन के साथ ध्यान रखिएगा, बस ये समझ गए। पाई साइन का मतलब प्रोडक्ट से होता है, सिग्मा साइन का मतलब एडिशन से। सब में आर की वैल्यू 1/1 वेरी कराते हैं और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं। क्लियर है भाई? अब जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, जैसे अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर, तो अब इसमें क्या करोगे?
ऑब्वियसली यार, अब ये r इक्वल टू 1 से तो शुरू है नहीं, बोलो भाई, अब ये r इक्वल टू 1 से तो शुरू है नहीं, बट इसमें 1 से 20 तक के टर्म मिसिंग है, तो हम सीधा इसमें उठा के क्या करेंगे, बोलो। इसको करने का एक पहला मेथड देखो, सीधा हम इसमें उठा के क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 से लेके 30 तक जाएंगे, और उसमें r इक्वल टू 1 से लेके 20 माइनस कर देंगे, तो 21 से 30 बचेगा। अब ये तो सम डायरेक्ट हो जाएगा ना, 30 इंटू 31 इंटू 61/6 माइनस 20 इंटू 21 इंटू 41/6, सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे देंगे। क्या है, मेथड 1 समझ में आया सबको? अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 है, थोड़ा इससे लेंदी है, बट वो मेथड भी समझने वाला है, क्योंकि कई जगह वही मेथड यूज होगा। यहाँ पे तो खैर आर आराम से था, तो आराम से यूज कर लिया। इसमें क्या, अगर आप सीरीज को ऑब्जर्व करो, एक टर्म से दूसरे टर्म में हो क्या रहा है भाई, 21 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर, ऐसे करके चीजें चल रही कि नहीं? तो अगर देखोगे तो 21, 22, 23 ये सब एपी में चल रहा है। अरे हाँ या ना? तो अगर हम इस सीरीज का जनरल टर्म निकालें तो 21 प्लस r माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अरे बोलो भाई, यही तो है जनरल टर्म। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है 20 प्लस आर का होल स्क्वायर, यही आ रहा है कि नहीं? अब अगर हम इसमें एस एन निकालना चाह रहे हैं, तो हम आर इक्वल टू कहाँ से शुरू करें, 1 से लेके 10 तक, और टी आर मतलब 20 प्लस आर का होल स्क्वायर लिख दें। अब ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो एक आ जाएगा 20 का स्क्वायर, सही है, एक में 40 कॉमन, आर इक्वल टू 1 से लेके 10 आर, और एक में सीधा आर इक्वल टू 1 से लेके 10 आर स्क्वायर। अभी भी सारे रिजल्ट हैं, 20 स्क्वायर कॉमन, 10 1 1 1 1 10 ये हो गया, 40 आर का सम 1 से लेके 10 तक, तो 10 इंटू 11/2 हो गया, और ये हो गया आपका 10 इंटू 11 इंटू 21/6, पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर दे। तो ये भी एक तरीका है, मतलब इसमें क्या किया, हमने सीरीज के टर्म्स को ऑब्जर्व करके जनरल टर्म लिखा और फिर उसमें सिग्मा साइन यूज कर लिया। समझ में आया कि नहीं? तो एक तरीका सीरीज में सॉल्व करने का ये भी है क्या, कि अगर आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn निकालना है, तो सबसे पहले फाइंड करो Tr, यानी कि rth टर्म ऑफ सीरीज। समझ गए? जैसे ही rth टर्म मिलेगा, फिर Sn अगर आपको निकालना है तो r इक्वल टू 1 से लेके n, Tr लगा दो और इसी को सिग्मा सॉल्व कर लो, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा। तो अब ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए कि एक टर्म, तो इसमें क्या होगा, हर टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन क्लिक होगा, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप टीआर लिख दोगे, उस टीआर में सिग्मा लगाओगे और आप सीधा एसएन लगा दोगे। अब ये हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट में टीआर निकालने के कुछ मेथड्स हैं जिसमें टीआर आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसमें सिग्मा सॉल्व करने का तरीका आसान होता है, तो बस उसी के हिसाब से वेरिएशंस हैं। बाकी हर बार आप जनरल सीरीज सॉल्व करने के लिए यही काम करोगे, उसका टीआर निकालोगे और फिर सिग्मा लगा के क्या निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे। ये जनरल तरीका हुआ। अब जैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें देखेंगे तो उसमें हम कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन आया कि 1 into 3, ठीक है, और 2 into 5, ठीक है, 3 into 7 एंड सो ऑन, और ये है अप टू 20 टर्म्स, और इसका सम आपको निकालना है। सही है? तो हमने देखा ना, इसमें दो दो टर्म जो सीरीज चल रही है वो कैसे चल रही है, दो दो टर्म के प्रोडक्ट पे चल रही है। दिख रहा है कि नहीं सबको? सीरीज कैसे चल रही है भाई, दो दो टर्म के प्रोडक्ट पे चल रही है, और जो दो दो टर्म आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं वो भी किस में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं। दिखा, 1 2 3 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसी हिसाब से आप 28 टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका टीआर लिखूं तो टीआर कैसे लिखूंगा, 1 2 3 के हिसाब से एपी का आरएफ टर्म, 3 5 7 के हिसाब से इसका आरएफ टर्म। क्या ये कहानी सब लोग समझ रहे हो कि नहीं, बताओ? तो इसके हिसाब से चलोगे तो ये आर आ जाएगा, और इसके हिसाब से चलोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ? अरे बोलो भाई, तो आर इंटू 2r+1 आ गया कि नहीं? अब जैसे ही आया, आर इक्वल टू 1 से लेके 20, फर्स्ट 20 टर्म्स का ही सम चाहिए, और इसमें ही टी आर उठा के रख दो।
टी आर मतलब यही वाला टर्म। तो बस यही r इक्वल टू 1 से लेके 20 2r स्क्वायर प्लस r आ गया। अब इसी को तो आराम से सॉल्व कर लोगे ना, r स्क्वायर का सम आराम से लिख दो और r इक्वल टू 1 से 20 r का सम लिख दो। अब r स्क्वायर का सम 1 से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और ये आ जाएगा 20 इंटू 21/2। सीधा सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये जनरल सीरीज को देख के आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, उस पैटर्न के हिसाब से आपने अपने एनालिसिस को किया और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है भाई? बोलिए। अरे बताओ भाई, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? चलिए अब इसको सीरीज के सम बताइए। जैसे एक आ रहा है 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 5 स्क्वायर, 4 इंटू 6 स्क्वायर से लेके 10 टर्म्स। ये सम बताइए। फिर जैसे एक आया 1 + 1 + 2/2, 1 + 2 + 3/3, फिर 1 + 2 + 3 + 4/4 एंड सो ऑन। इसको लिख दो अप टू n टर्म्स। फिर एक और बताओ 1 स्क्वायर/1, ठीक है, 1 स्क्वायर/3 ले लो, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर/5, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर/7 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स ही ले लो। चलो तीनों आंसर बताओ जल्दी, क्विक। 4.7 स्क्वायर होगा ना? बोलिए जल्दी। तो पहले में आप टी आर निकालोगे तो कितना आ रहा होगा? r+1 इंटू 2r+1 का होल स्क्वायर। क्या टी आर यही आ रहा है? देखिए जरा, आर की वैल्यू 1 रखो, पहला टर्म आ गया, 2 रखो, दूसरा आ गया। एक बार आपने टी आर निकाल लिया तो आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक का सम लेना है। तो r+1 इंटू 2r+1 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर लेना है ना। बोलो भाई, ये है क्वेश्चन। अब इसी को बस सिंप्लीफाई कर लो, कर लेंगे कि नहीं? तो 4r² + 4r+1 और इसी में r+1 मल्टीप्लाई कर लो, तो 4r³ + 4r² + r, फिर 4r² + 4r+1। तो ये क्या बन रहा है? 4r³, बोलो भाई, 4r³ + 8r² + 5r+1, यही बन रहा है। देखो जरा सब लोग, नहीं जल्दी बताओ भाई। तो 4σr³, 8σr², 5σr और 1, ये लगाना था। 1 से 10 तक की बात थी। तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 10 इंटू 11 इंटू 21/6 यहाँ आ जाएगा, 10 इंटू 11/2 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। इसी को सॉल्व करके आंसर दे दीजिएगा। क्या ये बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? भाई इसमें क्या है, जब पहला टर्म है 1/1, दूसरे में न्यूमरेटर चल रहा है 1, 1+2, 1+3, 1+4, तो अगर हम इसमें इसका टी आर लिखेंगे तो ये 1+2+3 से लेके कहाँ तक? आर तक। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आर। इसका मतलब r इंटू r+1/2 और ये r और r कैंसिल, तो क्या ये r+1/2 आएगा? बोलो। अच्छा अब इसी में हमें ऐसा निकालना है, मतलब r इक्वल टू 1 से लेके n तक r+1/2 करना है, यही तो करना है, बताओ भाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1/2 बाहर कर लो और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2+3 से लेके कहाँ तक? n+1 तक। तो इसमें क्या मिसिंग है? 1, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही सम क्या आएगा? n+1 n+2, दिख रहा है कि नहीं? -1
बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करना चाहते हो तो एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1/2 भी बोल सकते हो, वो भी चलेगा। क्या कहते हो भाई, समझ गए कि नहीं बताओ? आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सेम जगह पहुंचोगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ भाई? बोलिए भाई, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, थर्ड वाले का आंसर बताओ ऐसे ही। थर्ड वाले में क्या किया? थर्ड वाले में ये क्या है? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 5 7। तो इसका मतलब थर्ड वाले का टी आर क्या लिखा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक? आर स्क्वायर तक, और डिनोमिनेटर में 3 5 7 से 2r+1। अब न्यूमरेटर का सम कितना आता? आर इंटू आर प्लस वन इंटू 2r+1/6, और यहाँ 2r+1 डिवाइड हो जाता। तो क्या ये r² + r/6 आ जाता? अब इसी में कितने टर्म्स का सम चाहिए आपको? 10 टर्म्स का। तो यही फॉर्सिग्मा आप लगा देते, r = 1 से लेके 10, r² + r/6, तो 1/6 बाहर आ जाता। r² का सम 10 × 11 × 20 1/6, r का सम 10 × 11/2। इसी को सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा। बोलिए भाई, क्या ये कैलकुलेशन आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बोल सकता है। तो वो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे होता है, 2 3 4 से n तक जा रहा है, तो 2 से n तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n-1। ये बस ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम देखें दो दो टर्म का प्रोडक्ट चल रहा है और दोनों टर्म एपी में मूव कर रहे हैं, एक इंक्रीजिंग एपी और एक डिक्रीजिंग एपी, तो बस उसी की हेल्प से हमें क्या निकाल देना है? इसका nth टर्म लिख देना उठा के। तो बस rth टर्म लिखो। क्या लिखोगे? तो एक लिख दो 2 + r-1 इंटू डी, और एक लिख दो n-1 + r-1 इंटू डी। इसमें d-1 चल रहा है, यही तो है, बताओ। बोलो भाई, तो एक शायद r+1 आ जाता है और एक आ जाता है n-1 + 1। क्या आ जाता है? n+2। या इसको ऐसे कह दो, 1 और 1 कैंसिल, n-r आ रहा है क्या दूसरा? देखो ये टी आर आ जाता है। अरे हाँ या ना? यस सर यार। अब आर की वैल्यू वेरी करा के देख लो, सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब अगर इसी में सिग्मा आपको निकालना है n-1 टर्म्स का, तो आर की वैल्यू 1 से लेके n-1 टर्म्स तक जानी है। अच्छा, अब आर वाले सारे टर्म्स अलग करोगे, सही है ना? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? n-r + n-r² -r, तो r वाला टर्म एक साथ ले लो। इसका मतलब ये क्या आ रहा है? n, ठीक है, प्लस n-1 इंटू आर -r²। अब इसी को तीन पार्ट में ब्रेक कर दो। तो पहला सम क्या हो गया? n सिग्मा r = 1 से n-1 1। दूसरा n-1 बार सिग्मा r = 1 से लेके n-1 r। तीसरा r = 1 से लेके n-1 r²। अब वैल्यू रखो, n-1 तक जाना है, 1 1 1 1 1 n-1, तो n इंटू n-1 n-1। अब यहाँ पे रखोगे n-1 इंटू n-1 + 1, n इंटू n+1 होता है ना, बाई 2। अच्छा, यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी? n n-1, फिर 2n + 1 और बाई 6। इसी को उठा के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ भाई, कैसे टी आर देखा गया, दिखा सर सबको? इसी को सिंप्लीफाई करके बस सीधा सिग्मा ओपन कर दिया और आंसर लिख दिया। तो नॉर्मल वही कॉन्सेप्ट है, सीरीज को ऑब्जर्व करके क्या हो रहा था चेंजेस, उसके हिसाब से टी आर लिखा और टी आर में सिग्मा लगा के आंसर लिख दिया। इसमें दो अलग अलग सीरीज चल रही हैं। कर रहे हैं सर। बहुत कैलकुलेशन तुम लोग करने की आदत नहीं डालते हो। 1 × 2 स्क्वायर 2 × 3 स्क्वायर, इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि टीएन दिया हुआ है सीधा सीधा, है कि नहीं? तो अगर हम इसमें एस एन निकालेंगे तो r = 1 से लेके n r × r + 1 का स्क्वायर लगा देंगे। क्या कहते हो?
तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके n r क्यूब प्लस 2, r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर और r इक्वल टू 1 से लेके n r। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन कर लो, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 और प्लस 1। देखो क्या सही लिखा है मैंने ये। अच्छा, इसके बाद अगली सीरीज देखो, 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 से लेके n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 है। तो इसका एस एन डैश क्या होगा, r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर इंटू आर प्लस 1। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके n r क्यूब प्लस r इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर। तो इसमें भी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और 2n प्लस 1 बाई 3। देखो सही लिखा है, बताइए। अब बस दोनों को डिवाइड करना है। जैसे ही एस एन में से एस एन डैश डिवाइड करोगे ये खत्म। यहाँ पे एलसीएम 6 लेके हटा दो तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6 और यहाँ पर एलसीएम लेके हटा दो 6 तो 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। बस इसी को फैक्टराइज कर लो उठा के। तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर और 8 और 3 11n क्या यस सर। और प्लस 10। देखो नीचे आएगा 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। ये आ रहा है शायद 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7n प्लस 2। आप फैक्टराइज कर लो तो 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2 और 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये फैक्टर आ रहे हैं, खत्म। a प्लस b की वैल्यू 6 आ रही है, देखियो जरा की वैल्यू जैसे पहली वाली सीरीज में आप वेरी कराएंगे तो क्या हो रहा होगा, आपको क्या दिया है, 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। कंजिक्यूटिव सारे टर्म्स का सम लैम्डा है। अच्छा, यहाँ जब आप जो सीरीज आपको निकालनी है उसमें है 1 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4, फिर 5 की पावर 4 एंड सो ऑन, यही तो है, बोलो। अच्छा, अगर हम इसमें 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 ये सारे टर्म्स ले तो ऑब्वियसली हमें इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, यही तो माइनस करना पड़ेगा, जल्दी बताओ सोच के। अच्छा, ये तो हो गया सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट 1/r की पावर 4। अगर हम इसमें 16 कॉमन लें तो ये r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट 1/r की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 16, तो आंसर क्या आएगा, 15 लैम्डा बाई 16। देखो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। कोई डाउट या कंफ्यूजन बन रहा हो तो बताओ। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। 15 लैम्डा बाई 16 आंसर आ गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन आ। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं कि अगर T1, T2, T3 से लेके सारे टर्म्स दिए हुए हैं, है ना, और हम इसमें टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले रहे होते हैं। तो मान लो पहला डिफरेंस ले रहे हैं तो डेल्टा T1, ठीक है ना, डेल्टा T2, डेल्टा सही T1, डेल्टा T1, मतलब ये डेल्टा टी हम डिफरेंस ले रहे हैं सारे टर्म्स के बीच का। तो इसमें भी कोई सीरीज बन रही है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T3, ये टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। फिर इसके आगे का भी डिफरेंस हम ले सकते हैं, समझ में आया। अब यही अगर डिफरेंस किसी स्पेसिफिक सीरीज में बन जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो दो रिजल्ट हैं इसमें। पहला रिजल्ट ये कहता है कि इफ आपने पहला डिफरेंस लिया डेल्टा T1, ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का फर्स्ट डिफरेंस, और ये कांस्टेंट आ गया तो ये सीरीज एपी में बन जाती है। तो इसका Tn आप तुरंत an प्लस बी ले लेते हैं, लीनियर। अच्छा,
अगर आपने डेल्टा T2 लिया मतलब सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस का मतलब ये वाली वैल्यू नहीं है, सेकेंड डिफरेंस का मतलब ये नहीं, मतलब टर्म्स के बीच का पहला डिफरेंस लिया, फिर आगे लिया, और इसी सीरीज का अगला डिफरेंस लिया। जैसे इसी डिफरेंस को फिर से हमने लिखा डेल्टा T1 डेल्टा T2 एंड सो ऑन, तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। ऐसे ये क्या हो गया, सेकेंड डिफरेंस। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही थर्ड डिफरेंस। अच्छा, अगर सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आया तो हम कहते हैं जो Tn है वो n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ऐसे कांस्टेंट चलता रहेगा। अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आया, ठीक है, तो जो Tn हो जाता है वो क्यूबिक हो जाता है। तो an क्यूब bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, ABCD हम n की वैल्यू वेरी करा के कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ पहला केस। समझ में आया? ये पहली सिचुएशन हुई कि अगर इस टाइप की सिचुएशन होगी तो आपका रिएक्शन ये होगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसी में दूसरा केस क्या होता है कि अगर आपने पहला डिफरेंस लिया, इसी में दूसरा केस क्या होता है कि अगर आपने पहला डिफरेंस लिया डेल्टा T1 फर्स्ट डिफरेंस, और ये डिफरेंस आ गया जीपी में विथ कॉमन रेशियो R, सही है, तो जो इसका Tn होता है वो होता है a R की पावर n प्लस b। समझ गए कि नहीं? a R की पावर n प्लस b। अच्छा, यहीं पे आपने दूसरा डिफरेंस लिया और फिर वो भी जीपी में आया, पहला नहीं आया, दूसरा डिफरेंस आया, और विथ कॉमन रेशियो R, तब जो इसका Tn होता है वो a R की पावर n तो रहता ही है, अब एक लीनियर एक्सप्रेशन n में और आ जाता है। सेम एज अगर आपने थर्ड डिफरेंस लिया, मतलब सेकंड डिफरेंस में फिर से डिफरेंस ले लिया, वो जीपी में आया विथ कॉमन रेशियो R, तो अब जो Tn आता है वो आ जाता है a R की पावर n, और अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है, n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐड हो जाती है, यानी कि bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, ऐसी चीजें चलती रहती हैं आगे। समझ में आया? यही दोनों मेजर डिफरेंस है, यही दोनों मेजर डिफरेंस के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम जनरली सीरीज वाइज यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन अभी करेंगे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं, जब कई सारे डिफरेंस होंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगाना आसान है। अब ये कॉन्सेप्ट आएगा क्यों, ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही क्यों होगा, इसका डिस्कशन भी हम एक क्वेश्चन में करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट बनता कैसे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाएंगी। तो आपको ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ना दिखे तो इस कॉन्सेप्ट का अगर आपको तरीका पता है तो आप उससे भी चीजें डील कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा गया कि हमें इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, और सीरीज आपको दे रखी है 3 + 7 + 13 + 21 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, और हमें इसका सम निकालना है। तो अब देखो, हमने ऑब्जर्व किया डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ? 4, फिर 6, फिर 8, यस, एंड सो ऑन चल रहा है। अब जब से सेकंड डिफरेंस लोगे तो 2 2, इसका मतलब सेकंड डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। ये बात फील हुई कि नहीं सबको? जैसे ही सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आया तुरंत Tn को क्या लोगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब हमें abc निकालना है, n की वैल्यू 1 रखो, T1 कितना है 3, तो a प्लस b प्लस c। T2 कितना है 7, मतलब 4a प्लस 2b प्लस c। देखते जाइएगा, n की वैल्यू 3, तीन ही इक्वेशन चाहिए तो 3 रख लो, 13 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c। अब क्या करो, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो, सेकंड से थर्ड को माइनस करो।
फर्स्ट से सेकंड को माइनस करोगे तो 3a प्लस बी कितना आ जाएगा 4। इससे इसको माइनस करोगे तो 5a प्लस बी कितना आ जाएगा बताओ 6। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल दो। तो जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2a किसके बराबर आएगा बताओ -2। तो क्या a की वैल्यू 1 आ रही है बताओ। अब जैसे ही a की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे b कितना आएगा 1 b कितना आ रहा है 1। और b की वैल्यू a और b दोनों उठा के पहली इक्वेशन में रख दो तो c कितना आ रहा है 1 इसका मतलब tn कितना आ रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब n की वैल्यू वेरी करा के देख लो। देखो सारे टर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं भाई। 1 2 3 तो सेटिस्फाई हो ही रहे थे 4 रख के सीधा देख लो। तो 16 21 21 यानी जो tn हमने निकाला सही है। अच्छा एक बार हमने tn निकाल दिया तो sn तो हम जब चाहेंगे तब निकाल ही लेंगे ना। r इक्वल टू 1 से लेके क्या लगा देंगे tr। अब r इक्वल टू 1 से लेके एंड tr मतलब r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे ये बताओ बोलिए भाई। तो r स्क्वायर का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। r का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और 1 1 1 1 n। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा जैसा आंसर रिक्वायर्ड हो। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। tn निकाल लिया tn निकाल के ऐसा निकाल लिया। कई बार ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस सीरीज का 20th टर्म बताओ। तो tn एक बार आपने निकाल लिया तो n की वैल्यू 20 रख के आप 20th टर्म भी बता सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको। ये मेथड है क्या और ऐसा क्यों होता है ये डिफरेंस का यूज कैसे करते कैसे उसको देख लो। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो हमें इस सीरीज का एसएन निकालना था 3 प्लस 7 प्लस कितना था 13 प्लस 21 प्लस एंड सो ऑन ऐसे करके सीरीज चल रही थी और हमें इसका टीएन डिस्कस करना था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जब भी हमें मेथड ऑफ डिफरेंस वाला कांस्टेंट यूज करना है तो ये अगर डायरेक्ट दिख रहा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लो हमें मेथड ऑफ डिफरेंस में भाई हम क्या कर रहे हैं जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है उन्हीं को तो ले रहे हैं। तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे इसी सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। ये इस कॉन्सेप्ट को करने का जनरल वे है। ये कॉन्सेप्ट जहां से जनरेट किया गया उसका तरीका। जैसे आप इसको माइनस करोगे तो हो क्या रहा होगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा था कितना 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन कहां तक यहां तक ये टोटल कितना डिफरेंस का टर्म है ये n-1 टर्म्स। क्या ये हमें दिख रहा है n-1 टर्म बोलो। यस सर तो ये किस में आ जाएगा जिस भी डिफरेंस में आ रहे होंगे। अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में होगा तो ये एपी में आ जाएगा हाँ या ना। अगर सेकंड डिफरेंस चल रहा होगा उसके बाद तो एक बार इस सीरीज में इसको हम फिर से मान लेंगे एस और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बार बार ये काम करने में टाइम टेकिंग है इसलिए वो जनरल ऑब्जर्वेशन है। बट वो जनरल ऑब्जर्वेशन सिर्फ दो केसेस में। एक एक केस में जब ये कांस्टेंट आ रहा होगा तब एक केस में जब ये जीपी में आ रहा होगा। अब मान लो यही सम जो आपने पहला डिफरेंस निकाला ये डिफरेंस एजीपी में आ जाए तो अब भाई इस एजीपी का सम तो हम निकाल सकते हैं ना अलग से। बोलिए भाई। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहीं से हम टीएन निकाल के लिख देंगे। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू n-1 टर्म्स तक। सोच के बताओ भाई नहीं समझ रहे हो। अब यार इस एपी का सम तो आप निकाल लोगे ना n-1 टर्म्स तक बोलो। तो 3 प्लस n-1 बाई 2 2a प्लस n-2 इंटू डी बस इसी को सॉल्व कर दो। तो 3 प्लस n-1 4 प्लस n-2 देखो भाई आराम से क्या आ रहा है बताओ। क्या ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आ रहा है टीएन। देखो एक बार टीएन यही आपने निकाला था एक बार टीएन आपने निकाल लिया तो एसएन निकालने में टाइम थोड़ी लगेगा फिर तो आप सिग्मा लगा के निकालें। आप सोचो अगर यही डिफरेंस एजीपी में होता तो उसका कोई जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। बट एजीपी का सम एजीपी के n-1 टर्म्स का सम आप अलग से निकाल लेते। अरे हाँ या ना और वही काम कर देते। अब ये कोई भी ऐसी सीरीज में डिफरेंस होता है जिसका सम आप n-1 टर्म्स का निकाल के रख के आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक जनरल वे हुआ बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर वो एपी और जीपी नहीं है तो फिर आप चीजें नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो उसके लिए जनरल कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। जनरल कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि अगर हमें टर्म्स के डिफरेंस को यूज करना है तो हम क्या करेंगे एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। तो इधर से पहला और इधर से टीएन छूट जाएगा बाकी ये जीरो आ जाएगा।
यहाँ पे जो n-1 टर्म्स आएंगे सेकंड से लेके यहाँ तक के डिफरेंस के, वो टर्म अगर किसी नॉन सीरीज में आ गए या किसी ऐसी सीक्वेंस में आ गए जिसका सम हम निकालना जानते हैं, तो उसका सम निकाल के रख के अपना आंसर लिख देंगे। सही है ना भाई? पहला डिफरेंस Yes, लो, sir. क्या आ रहा है? पहला डिफरेंस लो, बताओ। 7, 7, 13, 25, 49। फिर अगला डिफरेंस लो, 6, 12, 24। तो ये शायद 6, 12, 24 आ रहा है। 24। तो ये जीपी में आ रहा है ना, Sir. और उसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2, 2। sir, 2। तो इसका मतलब सेकंड डिफरेंस जीपी में आ रहा है विद कॉमन रेशियो 2, ऐसा Yes. दिखा सबको कि नहीं? अब अगर सेकंड डिफरेंस जीपी में आ रहा है विद कॉमन रेशियो 2, तो टी आर का आप तुरंत टी एन क्या लेंगे बताओ? ए आर की पावर एन, सेकंड डिफरेंस है ना, तो एक एन का लीनियर फैक्टर भी आ जाता है। बोलिए, दिखा कि नहीं बताओ? फर्स्ट डिफरेंस में कांस्टेंट आता है, सेकंड डिफरेंस अगर जीपी में आ रहा है विद कॉमन रेशियो आर, तो एन का लीनियर फैक्टर आ जाता है। ये हो गया। अब ए बी सी निकालने का तरीका तो सेम ही है ना, T1 लिख दो। बोलो भाई, तो ये 9 हो गया। T2 लिखो, कितना हो गया? तो 4A प्लस 2B प्लस C, क्या कहते हो भाई? Yes, sir. ये 16 हो गया। T3 लिखो, क्योंकि तीन ही इक्वेशन चाहिए। तो क्या ये 8A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया? 29 हो गया। अब एक बार इससे इसको माइनस करो, तो 2A प्लस B आ जाएगा। एक बार इससे इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है? 4A प्लस B। अरे हाँ या ना? अब दोनों को सॉल्व करके A और B निकाल दो। देखिए क्या सही कर रहे हैं हम? Yes, sir. A की वैल्यू शायद 3 आ जाती है, बोलो। B की वैल्यू 1। A की वैल्यू 3 इक्वेशन में रखो, तो B देखो कितना आ रहा है? 1, 1। A और B पहली इक्वेशन में रखो, C कितना आ रहा है? 2। 2। तो इसका मतलब टी एन कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 की पावर n प्लस n प्लस 2। देखो क्या है, सही है टी एन? अरे हाँ या ना? चेक Yes. करो जरा, 4 रख के चेक कर लो केवल। तो 48, 52, 54 सही है ना भाई? जो भी टीएन आएगा उसको चेक Okay. कर लेंगे। अच्छा, एक बार टीएन आपने निकाल लिया, फिर एसएन निकालने में तो मेरे हिसाब से टाइम नहीं लगता है ना। आर इक्वल टू 1 से लेके एन 3, 2 की पावर आर प्लस आर प्लस 2, यही तो करना होता है। अब 3, आर इक्वल टू 1 से लेके एन 2 की पावर आर, क्या ये जीपी है? बोलो। Yes, sir. Sir. आर इक्वल टू 1 से लेके एन, आर का सम आप निकाल ही लेंगे। आर इक्वल टू 1 से लेके एन 2 2 2 2 सम पूरा निकाल लेंगे। अब सीधा आंसर लिखना है। तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये आ गया 2n। बस इसी को सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा। क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया भाई? बोलिए। मैं इसको इसको टेलीस्कोपिक भी कहते हैं, बट मैं इसको ये मेथड कह देता हूँ। अच्छा, अब इस मेथड में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम अपने nth टर्म को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दें, या हम ऐसे ब्रेक कर पाए, एक को vn एक को vn प्लस 1, मतलब अगर हम ऐसी ब्रेकिंग कर पाए, समझ रहे हो? मतलब ऐसा हर बार होगा जरूरी नहीं, बट अगर ऐसा हो गया, मतलब एक एक्सप्रेशन vn एक vn माइनस 1, मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में हम n को n माइनस 1 से रिप्लेस करें तो ये आ जाना चाहिए। एक vn प्लस 1 और एक vn, मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करें तो ये एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा tn ऐसे ब्रेक हो गया तो हमें सिग्मा निकालने में आसान हो जाता है Sn में। क्यों? Sn में हम r इक्वल टू 1 से लेके n टी आर लिखते हैं। अब क्या होता है कि r इक्वल टू 1 से लेके n जो ये टी आर माइनस 1 आता है, तो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होने लगते हैं भाई। T1 दिख रहा है कि नहीं? फिर अब वो तो एडजस्टमेंट के हिसाब से है, दिख रहा है भाई? ऐसे करके चीजें चलने लगेंगी। बोलो भाई। तो अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और यहाँ से हमारा आंसर सीधा Tn माइनस T0 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? यहीं पे अगर दूसरी वाली सिचुएशन होती, तो या तो ये वी आर प्लस 1 माइनस वी आर बन जाता है, तो भी अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं बताओ?
बोलो भाई। तो ये vn+1 माइनस v1 बच जा रहा है, उसी को हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख दे रहे हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। बोलो भाई। तो अगर ये ऐसी ब्रेकिंग हुई, मतलब आपका टीआर अगर इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में ब्रेक हो गया, तो आप ये काम ऐसे कर सकते हैं और फिर अपनी सीरीज को आराम से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये है टेक्निक, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे आया 1 × 1 फैक्टोरियल, सही है। 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, ये ना, इसका सम निकालना है अप टू 16 टर्म, 16th अप टू 16 टर्म, एन टर्म भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसमें सीरीज ऑब्जर्व करें तो इसका अगर हम टी एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n × n फैक्टोरियल। अब इसी को अगर हम ब्रेक करने पे आएंगे तो n+1 - 1 × n फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n+1 × n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो देखो ये ब्रेक हो गया कि नहीं, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब जैसे आप सिग्मा r = 1 से 16 लगाओगे तो ये आएगा r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 16 फैक्टोरियल माइनस 1 आ जाएगा डायरेक्ट। ये इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट है। अगर टर्म्स अल्टरनेट कैंसिल हो गए तो चीजें आराम से जस्टिफाई हो जाती हैं। क्या है मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो, बोलिए। Yes. जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि, सर 17 फैक्टोरियल माइनस 1 आएगा। अच्छा ये 17 16+1 होगा ऐसा, ठीक है ना। अब 17 फैक्टोरियल माइनस 1, ये 16+1 होगा। ओके, बोलिए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, अब sir. जैसे जैसे इस पर बेस हम क्वेश्चन आपसे पूछें, जैसे कुछ जनरल थॉट, जैसे अब मान लीजिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन कि 1/1², ठीक है ना, या 1² नहीं, 1² नहीं, क्वेश्चन अच्छा ऐसे लो, 1/1³ 1+2/1³ + 2³ 1+2+3/1³ 2³ 3³ एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है अप टू n टर्म्स तक का सब निकालना है आपको। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया और आपको ये सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका tn लिखोगे। तो 1+2+3 से लेके n तक न्यूमरेटर में चल रहा होगा, 1³ 2³ 3³ से लेके n³ डिनोमिनेटर में चल रहा होगा। अच्छा ये सम n × n+1/2 आएगा, ये सम n² n+1² 4 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/n × n+1 आ जाएगा कि नहीं, देखो दिखा क्या। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/n × n+1 आ जाएगा कि नहीं, बताओ मुझे। अब अगर मैं इस tn को ध्यान से देखूं तो 2 बाहर करूं, यहाँ पे हम n+1 - n लिख दें डिफरेंस, और यहाँ पे n × n+1 करके इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें। तो देखो क्या ये 2 पार्ट में ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अरे हाँ या ना। अब इसी में अगर हमें s n निकालना है तो यही r = 1 से लेके n 2 1/r - 1/r+1 कर दो, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, बताओ बोलिए भाई। 1 - 1/2 1/2 - 1/3 ऐसे करते करते 1/n 1/n+1, तो अल्टरनेट सारे टर्म्स क्या हो गए कैंसिल, क्या बचेगा 1 - 1/n+1। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, बोलिए भाई। तरीका समझ में आया कि नहीं, कैसे टेलीस्कोपिक से इसको ब्रेक। तो सबसे पहले इसका टीआर तो लिख लिया होगा सबने, Sir, R upon
स्क्वायर प्लस आर टू द पावर आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर आर प्लस स्क्वायर आर प्लस टू द आर। पावर। अच्छा, अब एक तरीका होता है 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 को आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 लिखते हैं। मैं आपको 1-2 बार बता चुका हूँ। अब यही डिफरेंस ऊपर बना लेते हैं। देखो डिफरेंस बन रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ 2r लिख दें और इस 2r को लिख दें आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, तो ये न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी लिखी है उनका डिफरेंस ही बन रहा है कि नहीं। जनरली डिफरेंस बनेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ये बताओ। तो ये जो ब्रेकिंग सोचते हैं ना, वो इसी हिसाब से सोचते हैं कि डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं उनके डिफरेंस के कुछ टर्म्स ऊपर बना लें। तो अब उसको या तो यहाँ पे हमने देखा ना, ये आर स्क्वायर वन सेम है, ये आर और ये माइनस आर है, तो अगर दोनों को माइनस करें तो 2r चाहिए यहाँ। तो वही हमने 2 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 2r बना लिया और इस 2r को ब्रेक करके लिख दिया। अब देखो क्या ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, हाँ या ना बोलो। अब जैसे आप इसमें सिग्मा लगाएंगे 10 टर्म्स तक का, r इक्वल टू 1 से लेके 10, 1/2 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अल्टरनेट टर्म देखो कैंसिल हो रहे होंगे, बोलिए भाई। 1/2 पहला टर्म क्या आएगा 1/1 माइनस 1/3, अगला आएगा 1/3 माइनस 1/5, अगला क्या आएगा 1/5 माइनस 1/7, देखते जाइए। नहीं अगला शायद 7 आता है शायद, नहीं हाँ हाँ 7, अगला टर्म शायद ये 7 आता है। फिर यहाँ 3 रखोगे तो 9 माइनस 2, 13 आ जाएगा ये वाला, और ये शायद 7 आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं। अब अल्टरनेट टर्म्स आपको कैंसिल होते हुए दिखेंगे। कहाँ तक 10 तक रख दो, बोलो भाई, नहीं समझे। अब अल्टरनेट टर्म्स क्या हो गए कैंसिल आउट, कहाँ तक यहाँ तक, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगा, बस वही आपका आंसर हो गया। बोलो भाई क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलिए। ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। टेलीस्कोपिक कैसे देखा गया और कैसे ब्रेक करके इसको सॉल्व किया गया, बोलिए। आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बस ये तरीका है। एक ये है कि अगर आपका टी आर एपी में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ए प्लस डी ए प्लस 2d से लेके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये बनाया गया है कि कि टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे n, तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू डी, ठीक है 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू डी। एक टर्म इसके आगे का ले लो, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d से लेके मल्टीप्लाई करते जाओ कहाँ तक a प्लस एन डी तक, सही है। और एक टर्म इसके पहले का ले लो, तो a माइनस डी ए प्लस डी से लेके कहाँ तक a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो अगर हम इसको vn कह दें तो ये vn माइनस 1 लिखा हुआ है क्योंकि एक टर्म पहले तक का लिखा हुआ है, तो अल्टरनेट टर्म्स अभी कैंसिल होने लगेंगे। ये एक तरीका हुआ, एक टाइप का, सही है ना। अच्छा इसी में एक दूसरा भी है, अगर यही टर्म डिवीजन में हो जाते, यानी कि 1 अपॉन ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा उतने समय से आप एक चीज ऑब्जर्व करते आ रहे हैं ना, जब भी इस तरह के डिवीजन में टर्म्स होते हैं तो हम डिफरेंस सोचते हैं, तो जो बाउंड्री के टर्म्स होते हैं ना, अगर सब कंजिक्यूटिव चल रहे हैं तो बाउंड्री के टर्म्स का डिफरेंस ऊपर बना देते हैं। तो अगर वो डिफरेंस आप सोचोगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी, वो डिफरेंस आप ऊपर बना लेंगे। तो वहां से क्या होगा कि ए प्लस डी से लेके करते करते सबसे पहले ए लेके कहाँ था, लास्ट वाले से जस्ट पहले का एक टर्म लिखो, तो n माइनस 2 इंटू डी तक आएगा और इसके बाद पहला टर्म छोड़ दो, तो a प्लस डी ए प्लस 2d से लेके
लास्ट वाले टर्म तक आ जाओ तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। मतलब एक बार क्या छोड़ो, ये आखिरी वाला टर्म छोड़ दो, बाकी लिख दो, एक बार ये पहला छोड़ दो, बाकी लिख दो, तो भी ये टेलीस्कोपिक के हिसाब से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब एक वी टी एन है, एक वी एन माइनस वन है, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों सोचने के तरीके वही है, बट ये डायरेक्ट जनरल रिजल्ट है जो आप क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये वो जनरल रिजल्ट हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज करके लिख सकते हो, तो वो जनरल कॉन्सेप्ट में चल जाएगा मामला, ऐसा है। अरे क्या समझ में आया भाई सबको? अच्छा, ये रिजल्ट वही है, मतलब उसी तरीके से हमने सोचा है। जैसे इसका एग्जांपल दे दें तो आप ज्यादा जल्दी समझ पाओगे। जैसे अगर टी एन आपका ये लिखा हो एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो इसको ब्रेक क्या करोगे, तीन टर्म है तो वन अपॉन फोर, डिफरेंस वन है, इन ब्रैकेट एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, एक टर्म आगे का एन प्लस थ्री, माइनस एक टर्म पहले से एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, ये ब्रेकिंग होती है। सही है ना? अच्छा, इस ब्रेकिंग को मैंने किया कैसे वो मैं समझाता हूँ कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू था, हमने क्या किया, यहाँ पर एक टर्म आगे का लिखा, एक टर्म इसके पहले का लिखा, और दोनों का डिफरेंस फोर आ रहा था, उसी से हमने डिवाइड कर दिया, और अब हमने इसी को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वन बाई फोर बाहर आ गया। n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, माइनस एन माइनस वन, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू। दिखा कॉन्सेप्ट क्या सोचा, कैसे ऐसे ब्रेकिंग सोच लेते हैं? बोलिए भाई। तो वही डिफरेंस था ना भाई, अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस देखूंगा तो n प्लस वन इंटू डी तो आ रहा है, बाकी तो सारे टर्म कॉमन चल रहे हैं। बोलिए भाई, क्लियर हुआ? यहीं पे अगर टी एन आपके सामने ये ऐसा आ जाता, वन अपॉन एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, तो आप क्या करते, बाउंड्री वाले दोनों का डिफरेंस थ्री आ रहा है तो वन बाई थ्री आप ले लेते एक टर्म माइनस करके, तो यहाँ पे क्या लिखते, वन अपॉन एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एक टर्म लास्ट वाला छोड़ के, माइनस अब पहला छोड़ दो तो एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। ये टेक्निक है, दिखा कि नहीं? बोलिए। मतलब इसी टेक्निक को सोचा कैसे गया होगा, सोचो भाई। ऐसे ही तो सोचा, ऊपर बाउंड्री वाले दोनों अगर कंजिक्यूटिव चल रहे हैं तो उनका डिफरेंस ले लिया हमने, नहीं लिया, और जैसे आपने उसका डिफरेंस लेके दो पार्ट में ब्रेक किया तो एक बार n प्लस थ्री कैंसिल हो गया और एक बार n कैंसिल हो गया। ये है टेक्निक। तो यही वन बाई थ्री, वन अपॉन एक बार n प्लस थ्री कैंसिल हो गया तो n, n प्लस वन, n प्लस टू बचा, और एक बार n कैंसिल हो गया तो n प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस थ्री बचा। ये टेक्निक है, आराम से ब्रेक करके आपने लिख दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो, समझ गए होंगे सब लोग। थी भाई, इसमें अगर r प्लस टू और साथ में इन्वॉल्व होता तो आप ब्रेक कर लेते कि नहीं कर लेते, सोच के बताओ। यस सर। बट वो मिसिंग है ना अभी, तो अब इसको ब्रेक करने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, r प्लस टू इन्वॉल्व कर लो, तो r प्लस वन, r प्लस टू, r प्लस थ्री, ये आ गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक ही उसमें दो दो टीएन वीएन ब्रेक हो जाते हैं, अब एक r के साथ अलग करो, तो वन अपॉन आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, अब ये तीन कंजिक्यूटिव आ गए, आराम से ब्रेक होंगे। टू अलग करो, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, ये अलग ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे, वन बाई टू, बाउंड्री वाले दोनों का डिफरेंस, वन अपॉन फर्स्ट टू टर्म माइनस अगले वाले दो टर्म। क्या ये अल्टरनेट टर्म कैंसिल होंगे वेरी कराने पे, बताओ। अच्छा, इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे, वन अपॉन आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, माइनस वन अपॉन आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। क्या है ब्रेकिंग क्लियर हुई, कैसे सोची गई होगी, बोलो। अरे हाँ या ना?
तो बस उसी हिसाब से आपने इस ब्रेकिंग को एनालाइज करके लिख दिया है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात? क्लियर हो रही है कि नहीं बताओ भाई? सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए सर। अब जैसे इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो इनफाइनाइट तक के जो टर्म्स होते हैं वो हम मान लेते हैं कि आगे कैंसिल होते चले जाएंगे। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1/1 into 2 into 3, 1/2 into 3 into 4, 1/3 into 4 into 5 and so on। ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही, इसका सम निकालो। तो तरीका तो वही सिंपल हुआ। अगर आप इसका टी आर लिखेंगे तो आर आर प्लस वन आर प्लस टू आएगा। इसमें बाउंड्री के दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 1/2 1/r r प्लस वन माइनस r प्लस वन r प्लस टू में ब्रेक कर देंगे। अब ये वी आर प्लस वन में ब्रेक हो गया। अब जैसे इसमें सिग्मा लगाएंगे r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट, 1/2 बाहर, r r प्लस वन माइनस r प्लस वन r प्लस टू। देखिए अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं सबको? अरे बताएंगे भाई। भाई इनफाइनाइट sir, तक जा रही है तो ये सारे टर्म्स इनफाइनाइट तक मान लेंगे कैंसिल होते जा रहे हैं। कोई सीरीज इनफाइनाइट तक तभी जाती है जब टर्म्स इनफाइनाइट पे जाके कांस्टेंट होने लगे। तो ऑब्वियसली टर्म्स 1/, में है तो इनफाइनाइट तक जाके लगभग जीरो की तरफ टेंड करने लगेंगे। yes sir, तो हमें कहेंगे कि इनफाइनाइट तक सारे टर्म्स कैंसिल हो जाना है, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो हम इतना करेंगे नहीं, सीधा यहाँ आर की वैल्यू 1 रखेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर दे देंगे। ये है टेक्निक। समझ में आया कि नहीं? क्या कैसे करना है और क्यों, किस वजह से यही चीज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका हुआ। अब जैसे इसी में क्वेश्चन हो जाता है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट 1/4r स्क्वायर माइनस 1। आंसर बताओ जरा इसका। हाँ भाई, क्या आ रहा है इसका आंसर? इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट 1/, ये लिखा हुआ है 2r माइनस 1 2r प्लस 1। हाँ है ना? तो अगर इसी को आप vn वाले में ब्रेक करोगे तो 1/2r, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है क्या? तो इसी 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बोलिए। और यहाँ पर लिख दो 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। 1/2 आंसर आएगा। तो ये अल्टरनेट मेरे हिसाब से ब्रेक हो गया। r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1/2r माइनस 1 1/2r प्लस 1। अब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे और आंसर 1/2 आ जाता है। yes नहीं sir, क्या? yes sir, सही है। बाकी सारे इनफाइनाइट तक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर n टर्म्स का सम निकालना होगा तो n टर्म्स का सम निकाल लेंगे। बोलिए भाई। अरे हाँ है yes ना? अच्छा, कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, जैसे r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट आपको टी आर निकालना होता है, मतलब ये सब निकालना। तो कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 1 से लेके n टी आर निकाल लो। तो ऐसा भी यूज हो जाता है कई जगह। समझ में आया? तो बात दोनों से सेम है। मतलब अगर हम यही कॉन्सेप्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज कर लेते कि भाई पहले हम n टर्म्स का सम निकालते और फिर ये काम करते, तो हम इसको लिख देते लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n टी आर करते, 1/2 बाहर, 1/2r माइनस 1 1/2r प्लस 1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या लिखते? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 1 माइनस 1/2n प्लस 1 तक आता है ये? बोलो भाई, ये तो आता। तो 1/2 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 लिख देते इसको। तो ये वैल्यू क्या आ जाती? n/2n प्लस 1 तक आ जाती। दिखा सबको? हाँ या ना? और अब इसी में हम क्या ले लेते? लिमिट। इसी में हम क्या ले लेते? लिमिट। जैसे ही लिमिट लगाते तो आपने सीखा ही, आंसर 1/2 आ जाता। वही चीज है। तो कई बार आप इसका भी यूज कर लेते हैं, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर कहीं लिखा हो और टी आर का, तो उसका भी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज ही होती है। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो बात एकदम सेम है। जैसे एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सही है ना, 2 की पावर
n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 क्या होगा बताओ। एक सेकेंड, ऐसे नहीं था। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 1 से लेके n 2 की पावर r अपॉन 3 की पावर r प्लस 1, ये पूछा गया है। बताइए जरा। तो वही सेम चीज हो गई कि नहीं हो गई बताओ, कि भाई लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/3 पूरे से कॉमन करके बाहर कर दो, और ये r इक्वल टू 1 से लेके n 2/3 की पावर r आ गया। तो क्या ये इनफाइनाइट जीपी हो गई कि नहीं हो गई? अगर आप ध्यान से देखो, नहीं क्या? अब इस इनफाइनाइट Yes, जीपी sir. का सम तो आप आराम से निकाल ही लोगे। नहीं बताओ। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो चीजें कि नहीं? तो 2/3 अपॉन 3 इंटू 1/3, आंसर क्या 2/3 आ रहा है, चेक करियो। समझ गए कि नहीं भाई? लगता है तो इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एम जीएम एचएम इनइक्वलिटीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 an, n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और उनका ज्योमेट्रिक मीन उनके हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। सही है ना? ये हमेशा होगा, हार्डली इक्वल होगा, ठीक है। और इक्वलिटी कब होल्ड होगी? इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन सारे नंबर्स इक्वल होंगे, a1 a2 a3 डॉट 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 an, सारे नंबर्स इक्वल होंगे, अदरवाइज वो हमेशा ग्रेटर होगा। अच्छा, अब ये तो आपको पता ही ना, अर्थमेटिक मीन का मतलब a1 प्लस a2 से लेके सारे नंबर्स का सम बाई n। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब a1 a2 सारे नंबर्स का प्रोडक्ट और उसकी पावर 1/n। हार्मोनिक मीन का मतलब n अपॉन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम। से लेके 1/an। और इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब सारे नंबर्स क्या होंगे? इक्वल। अच्छा, ये सारा रिजल्ट पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है, समझ में? am हमेशा gm से बड़ा होता है, gm हमेशा hm से बड़ा होता है। और इक्वलिटी कब होल्ड होती है? जब सारे नंबर्स इक्वल होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। समझ में? कॉन्सेप्ट वाइज सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाइज n नंबर्स के लिए सिर्फ इतनी ही थ्योरी है कि ऐसा होता है। अब इसका यूज एप्लीकेशंस में अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जैसे ये तो आपने पढ़ा ही कि x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है अगर x पॉजिटिव है। फिर x प्लस 1/x हमेशा -2 से छोटा होता है अगर x निगेटिव है। ये AMGM से ही आता है। ऑब्वियसली x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट अंडर x इंटू 1/x। तो वहां से x प्लस 1/x हमेशा 2 से ग्रेटर आ जाता है अगर x पॉजिटिव है। तो आपने क्या यूज कर लिया? वही यूज कर लिया, AM इज ग्रेटर देन GM। समझ गए कि नहीं? तो ये भी रिजल्ट है, अगर x पॉजिटिव निगेटिव है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन की तरह एज अ रिजल्ट भी कई जगह यूज हो जाता है, तो वहां आप सिंप्लीफाई करके अपनी चीजें लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपसे कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज ग्रेटर देन 9 फॉर a b c ग्रेटर देन 0। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है क्या, am इज ग्रेटर देन क्या लगाना है, hm फॉर a b c। जैसे लगाओगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी प्लस सी 1/a 1/b 1/c इज ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब जैसे जेईई मेन का ही क्वेश्चन है ये,
उन्होंने क्वेश्चन कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2, फाइंड रेंज ऑफ m। m था a प्लस सी बी प्लस डी, m था a प्लस सी बी प्लस डी, नहीं m ये नहीं था। फाइंड, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जरा समझ। a प्लस सी बी प्लस डी की रेंज पूछी थी, a प्लस बी प्लस सी डी का सम 2 दिया हुआ था, तो वन से सिंपल था, छोटा। a प्लस जी और b प्लस डी दो नंबर ले लो, दोनों पॉजिटिव हैं, और उसमें लगा दो am इज ग्रेटर देन gm। सही है ना? जैसे ही लगाओगे तो a प्लस सी बी प्लस डी बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस सी इंटू बी प्लस डी आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? अब ये 2 दिया हुआ, 2 बाई 2 1 आ जाएगा, इसका मतलब a प्लस सी बी प्लस डी हमेशा 1 से छोटा आ गया। दिख रहा है कि नहीं भाई? बोलो, इस प्रोडक्ट हमेशा किससे छोटा आ गया? 1 से। और चूंकि सब कुछ पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? समझे कि नहीं? सर अगर हमें टर्म्स के सम को प्रोडक्ट के साथ यूज करना है तो एम जीएम सोचो, अगर हमें टर्म्स को उनके रेसिप्रोकल के साथ सोचना है तो एम एचएम सोचो। बस ये, क्योंकि एम में सारे टर्म्स का सम होता है, ये इसमें प्रोडक्ट होता है और इसमें डिवीजन होता है। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी याद आ गया, क्वेश्चन था कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 5, सही है ना, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b क्यूब if a and b पॉजिटिव रियल नंबर। तो a स्क्वायर b क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। सही है ना? अब ये क्वेश्चन देखो एम जीएम से कैसे होगा भाई, हमें a 2 बार चाहिए और b 3 बार चाहिए, तो इसका मतलब a/2 ले लो, a 2 बार आ जाएगा, b/3 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 ले लो तो b 3 बार आ जाएगा। अच्छा, बाई 2 और बाई 3 ही क्यों करना है? क्योंकि हमें a प्लस बी सम को यूज करना है, तो ऑब्वियसली a/2 2 बार जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ये 3 बार ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट समझे? अब ये टोटल कितने नंबर्स हो गए बताओ? 5 हो गए। इसी में यूज कर लो am इज ग्रेटर देन gm। कर सकते हो कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब a/2 प्लस a/2 b/3 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 होल डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो गया? फिफ्थ रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 4 इंटू बी क्यूब बाई 27। अब 5/5 कैंसिल, दोनों साइड पावर 4 कर दो, पावर 5 कर दो, तो 4 इंटू 27 दिख रहा है कि नहीं? लेस देन 1 आ जाएगा। तो a स्क्वायर बी क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 108। यानी कि मैक्स वैल्यू कितनी आ गई? 108। ये हुआ टेक्निक। दिखा क्या टेक्निक बताओ? यस सर। तो ये तरीका होता है, मतलब ऐसे आप चीजें सिंप्लीफाई करके सोच सकते हैं। समझ में आया? यहीं पे अगर और कोई चीज पूछी गई होती, जैसे a की पावर 4 b की पावर, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता a की पावर 4 b की पावर 5, तो a को क्या लिखते? a/4 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 a/4, और b को क्या लिख देते? b/5 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 5 टाइम्स, तो भी वो सम a प्लस बी बन जाता और उसी हिसाब से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती। ठीक है, तो